इस सेशन में हम देखने वाले हैं पाइथन जेंगो। ठीक है, अब जैंग एक्चुअली उसको लिखते वक्त डी जैंगो लिखते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन उसका सिर्फ जैंगो है, डी साइलेंट है उसका। अब ये है क्या, एक्चुअली ये पाइथन फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बोले तो ऐसी चीज जिसके अंदर आप रेडीमेड कोडिंग स्ट्रक्चर ले सकते हो। नॉर्मली कोड करने का हम जो बेसिक टाइम में कोड करते हैं, तब हम हमारी मर्जी से कहीं भी वेरिएबल, कहीं पे भी इमेज, कहीं भी फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट बनते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, मान लीजिए कि दो अलग अलग पाइथन डेवलपर्स है, उन दोनों का ही कोड लिखने का तरीका अलग होगा। ठीक है, उनको एक साथ अगर काम करना है, अच्छे से काम करना है, तो उनका दोनों का तरीका सेम होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। हो सकता है कि दो टीम है, दोनों ही टीम में अलग अलग कंसेप्ट पड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी वो जो आउटपुट, मतलब वो जो बना रहे हैं, वो भी चीज़ अलग ही बनेगी। साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी में, उसमें साथ काम करना पड़ता है। तो साथ में काम करने के लिए सभी के कंसेप्ट जो एकदम क्लियर कट होने चाहिए और उनके तरीके भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो तरीका सेम करने के लिए जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये एक्चुअली डिजाइन पैटर्न्स है। ठीक है, ताकि जो दो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग सपोज कंट्री से आ रहे हैं या फिर अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं, लेकिन काम तो एक ही करना है, प्रोडक्ट तो एक ही बनाना है, ऐसे समय पे उनका कोडिंग स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, इसलिए फ्रेमवर्क निकाले गए। तो पाइथन में कई सारे फ्रेमवर्क्स है। ठीक है, देखिए मैं आपको फ्रेमवर्क बताता हूँ। पाइथन के अंदर के कई सारी फ्रेमवर्क्स हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स लिखे हुए हैं, जैसे कि चेरी पाई है, बॉटल, क्यूबिक वेब और एक डिजेंगो करके है। ठीक है, अब ये कई सारे फ्रेमवर्क्स है, ये इतने नहीं, ऐसे हजारों फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, लेकिन ये चार वो है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके अंदर और एक चीज़ है, फ्लास्क नाम का फ्रेमवर्क आता है। ठीक है, फ्लास्क करके, जो छोटे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन इन सभी फ्रेमवर्क्स में जो फेमस फ्रेमवर्क है वो है जैंगो। मतलब पाइथन में आपको मैक्सिमम टाइम कहीं वैकेंसी मिलेगी या फिर बड़ा प्रोजेक्ट है, तो जो फ्रेमवर्क चूज करेंगे वो है जैंगो। अब ऐसा क्यों, उसका रीजन है। देखिए, जो फ्रेमवर्क्स होता है जैंगो का, फ्रेमवर्क्स में इतने सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला वाला फीचर है उसका कि वो रैपिड डेवलपमेंट के लिए काम में होता है। रैपिड मतलब सुपर फास्ट। ओके, कई बार क्या होता है कि कंपनी के साथ पास में प्रोजेक्ट आता है और प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो ऐसी चीज़ें लगेगी जिसके अंदर रेडीमेड है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि एडमिन पैनल रेडीमेड होगा, लॉगिन बॉक्स रेडीमेड होगा, फॉर्म रेडीमेड होगा, बराबर, डेटाबेस अपने आप क्रिएट होता होगा। मतलब कुछ अगर आपको डेवलपमेंट करना है और उसमें अगर आपको कुछ रेडीमेड चीज़ें मिल जाए, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ जल्दी बन जाएगी। और अगर कोई चीज़ फ्रॉम द स्क्रैच बनानी है तो उसके लिए समय लग जाएगा। तो जैंगो फ्रेमवर्क का पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये क्या कर सकता है, रैपिड डेवलपमेंट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें रेडीमेड बनेगी। ठीक है, दूसरा जो फ्रेमवर्क, दूसरा जो उसका फीचर है वो है सिक्योर। कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। जैंगो का आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको हैक करना या फिर उसकी सिक्योरिटी तोड़ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है। इसलिए वो क्या है, सिक्योर है बहुत अच्छे से। मतलब सिक्योरिटी का टेंशन डेवलपर को लेने की जरूरत नहीं। मतलब तुम्हें अलग अलग एल्गोरिथम इस्तेमाल करो, उसमें इम्प्लीमेंट करो, ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। पाइथन, ये जो जैंगो फ्रेमवर्क है, ये खुद ही मैनेज करता है हर तरह की सिक्योरिटी। उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट कई सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन डेवलपमेंट। ठीक है, और डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी, रेडीमेड मिल जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं स्टार्ट करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि सब कुछ इसके अंदर रेडीमेड मिलता है। फाइल स्ट्रक्चर रेडीमेड क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कोर पाइथन के अंदर हमें जो फाइल चाहिए वो हमें हाथ से बनानी पड़ रही, उसके अंदर खुद हम ही कोड लिख रहे हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में स्केलेबल, थर्ड ऑप्शन है वो है स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है वो छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, उसको स्केलेबल बोलते हैं। मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, अभी की कंडीशन में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो आपने सपोज जैंगो में उसको बना दिया, कम रिक्वायरमेंट है। लेकिन हो सकता है कि अगले साल, मतलब रिन्यूअल जब होता है कोई भी सॉफ्टवेयर का, तो हो सकता है कि उसको नए फीचर्स चाहिए। तो नए फीचर्स चाहिए मतलब वो साइज बढ़ेगा उसका प्रोजेक्ट का। तो जब नए फीचर्स ऐड होते हैं
तब डेवलपर को ये भी सोचना पड़ता कि ये नया वाला फीचर इसमें सचमुच में काम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो जैंगो में ऐसा है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट छोटा हो या फिर बड़ा हो या फिर उससे भी बड़ा हो, वो ऑटोमेटिक मैनेज कर लेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं यार ये तो चीज़ उसमें हो ही नहीं रही, हर चीज़ उसमें पॉसिबल है, हर चीज़ की लाइब्रेरी उसमें अवेलेबल है, इसलिए उसको स्केलेबल बोलते हैं। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो है फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड का मतलब होता है पूरा रेडीमेड, मतलब हर चीज़ जिसमें इनबिल्ट हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हम लैपटॉप लेते हैं। ठीक है, अगर आप लैपटॉप लेते वक्त आपने अगर ऑनलाइन परचेस किया तो ऑनलाइन परचेस में वो जैसा है जो है वो वैसा ही आ जाएगा। वही अगर आप किसी दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपको क्या करता है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देता है। उसमें वीएलसी प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मतलब सभी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें वो क्या करता है, ऐड करके दे देता है। ऐड करके दे देता है, इसका मतलब क्या है कि वो फुल्ली लोडेड है, मतलब उसमें सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट करा के दी है। और वही आपने ऑनलाइन परचेस किया तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करना पड़ेगा। तो फुल्ली लोडेड का मतलब होता है मैक्सिमम चीज़ें जिसके अंदर अवेलेबल हो। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते वक्त कई सारी लाइब्रेरीज की ज़रूरत हमें गिरती है, जैसे कि कोर पाइथन में हमने देखा था ओएस लाइब्रेरी है यार, मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग, वो ऐड करने पड़ते हैं। तो इसमें हर तरह की लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि आप सेंसर में काम कर रहे हो सकता है आप फेस डिटेक्शन पे काम कर रहे हो, तो हर तरह की लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यार ये वाला का पार्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, दुनिया भर के डेवलपर काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रोज नया बनता है, तो इसलिए वो क्या है, फुल्ली लोडेड है। उसके बाद में वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का भी मीनिंग वही होता है कि वो छोटे और बड़े प्रोजेक्ट के अंदर अच्छे से काम कर लेता है। उसके बाद में है ओपन सोर्स, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओपन सोर्स मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओपन सोर्स होने के कारण उसके वर्जन्स अपडेटेड मिलते रहते हैं और हर अपडेट का पैसा भी नहीं देना पड़ता। ठीक है, और ये हर जगह चल जाता है, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म में किसी भी जगह पे किसी भी सर्वर पे रन हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ खास बातें थे, इसीलिए मतलब किसी भी कंपनी को कोई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो सभी चीज़ें जैंगो में प्रेजेंट है। इसलिए लोगों का जो फेमस, मतलब कंपनियों का जो फेमस फ्रेमवर्क है वो जैंगो फ्रेमवर्क है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि वेब आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। देखिए, जैंगो फ्रेमवर्क जो है ना, ये वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। पाइथन के अंदर टिकिंटर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हमें सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, अभी हमें वेब एप्लीकेशन बनाना सीखना है, मतलब वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे हम, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट अगर बनानी है तो उसका आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है। देखो आर्किटेक्चर बड़ा ही आसान है उसका। सी, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में एक साइड आपको यूजर लिखा हुआ है, यूआरएल लिखा हुआ है और व्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज है क्या, देखो ये आर्किटेक्चर वेबसाइट ओपन करने का है। मतलब मान लीजिए कि आपको google.com ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, यूजर है सपोज, आप google.com ओपन करना है आपको, तो आप टाइप करोगे ना उसका यूआरएल google.com सिस्टम के अंदर, और जैसे एंटर हिट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको व्यू मिल जाएगा, मतलब गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। करेक्ट है, सेम ऐसा ही फेसबुक का है। आपने कोई भी वेबसाइट डाली और एंटर हिट की तो क्या हो जाएगा, उसका व्यू आपके सामने आ जाएगा। बराबर, मतलब इंटरेक्शन करने के लिए दो ही चीजें, यूआरएल टाइप कीजिए और व्यू, मतलब उसका डिस्प्ले देख लीजिए आप। ठीक है, नॉर्मली अभी कोई भी वेबसाइट ऐसे ही काम करती है, करेक्ट है ना। लेकिन लेकिन जो जैंगो फ्रेमवर्क है उसके अंदर पैटर्न अलग है। मतलब वो काम तो ऐसे ही करेगा कि भाई यूआरएल टाइप किया आपने, एंटर हिट किया और व्यू आ गया, ऐसे ही करेगा। लेकिन इसमें एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है, वो आपको समझाता हूँ। उस आर्किटेक्चर का नाम है एमवीटी आर्किटेक्चर, और यही आर्किटेक्चर अभी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। इसके पहले जितने भी आर्किटेक्चर का काम करते थे वो सिंपल आर्किटेक्चर थे, मतलब यूआरएल टाइप करो, एंटर हिट करो, डिस्प्ले तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा। मतलब कनेक्टिविटी एकदम आसान थी, लेकिन कनेक्टिविटी एकदम आसान होने के कारण उसको हैक करना भी आसान था। ठीक है, अगर देखो जो चीज़ बहुत ही सिंपल है, उसका आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है, हैकर उसको समझ लेगा और कहीं ना कहीं उसको तोड़ देगा, मतलब हैक कर लेगा। जिस चीज़ का आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स है, मतलब भाई यूआरएल दिख कुछ रहा है, हिट होने के बाद डिस्प्ले कहीं से और से आ रहा है, मतलब उसका आर्किटेक्चर अगर कॉम्प्लेक्स करोगे तो उसको उसको समझने के लिए समय लग जाएगा।
हैक करना मुश्किल हो जाएगा। सेम टू सेम पैटर्न होता है फॉलो काय में, MVT में। ये एक आर्किटेक्चर का नाम है जो पाइथन फॉलो करता है। MVT का लॉन्ग फॉर्म है, M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू एंड T फॉर टेम्पलेट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीजें है क्या। ओके, देखिए अगर मैं इसका पहले वाला आर्किटेक्चर बताऊं तो यहाँ पे आपका URL है और आपका व्यू है, मतलब जो MVT है उसके अंदर का सिर्फ V प्रेजेंट है, V। लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या ऐड हुए, M ऐड हुआ और T ऐड हुआ। अब देखो M का मतलब मॉडल और T का मतलब टेम्पलेट। अब ये होता क्या है वो समझाता हूँ मैं। देखो पहले मैं मीनिंग समझा देता हूँ। M का मतलब मॉडल, मॉडल का मतलब क्या होता है कि आपको जो मेन कोड लिखना होता है डेटाबेस का, वो काय में लिखेंगे, हम M में लिखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, देखिए हम कोर पाइथन में अलग अलग कोडिंग स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा। जब भी हमें किसी भी तरह का कोड लगता था हम क्या करते थे, उसी जगह लिख देते। मतलब कोई पेज बनाया, आपको सपोज एडिशन ऑफ 2 नंबर चाहिए, तो आप उस पेज पे काम करते करते वक्त ही वहीं पे जगह पे वेरिएबल बनाए और वहीं पे एडिशन ऑफ 2 नंबर और वहीं पे डिस्प्ले। करेक्ट है, मतलब आपने एकदम सिंपल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया। मतलब जाहिर सी बात है कि वो कोड को अगर कोई भी देखेगा टेक्निकल पर्सन तो वो समझ जाएगा कि कोड क्या है, पॉइंट है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक बंदा थोड़ी ना होता है काम करने वाला, बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब हो सकता है कि एक बंदा स्पेशल कोड लिखने के लिए हो जो बिजनेस लॉजिक लिख रहा हो, एक बंदा सिर्फ डिजाइन करने के लिए हो, बराबर ऐसा होता है, एक बंदा सिर्फ डेटाबेस हैंडल करने के लिए हो। करेक्ट, तो जो डेटाबेस हैंडल कर रहा है उसको डिजाइन तुम लोग कैसे बना रहे हो उससे कोई मतलब नहीं रहता। जो डायरेक्ट कोड लिख रहा है उसको कोई मीनिंग नहीं है कि डिजाइन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, उसको डेटाबेस के फील्ड से उसको सिर्फ डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, बराबर। मतलब उसमें अलग अलग सेक्शंस है और अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्टाइज काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी था। तो मैक्सिमम टाइम सेपरेशन 3 चीजों में होती है, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। अब ये चीज होती क्या है, देखिए मॉडल मतलब ऐसा कोड वहां पे लिखेगा जो डेटाबेस से संबंधित हो या फिर कनेक्टेड हो। डेटाबेस के रिलेटेड कोई भी काम आया तो दिमाग में आना चाहिए काय में काम करना पड़ेगा, मॉडल में। अब मॉडल क्या रहेगा, मॉडल नाम की एक फाइल रहेगी आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद में वी है, वी मतलब व्यू। अब व्यू मतलब जो यूआरएल मैनेजमेंट होता है, मतलब ऊपर आपने देखा हुआ कि वहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है कि भाई अबाउट अस पे हिट किया तो अबाउट अस का पेज आना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पे हिट किया तो कॉन्टेक्ट अस का पेज आना चाहिए, बराबर ना। तो वो जो वी है वो व्यू मैनेज करता है। और उसके बाद में आखिर में है टी, टी फॉर टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है डिजाइन, कि भाई हाँ अबाउट अस का पेज दिखेगा लेकिन कैसे दिखेगा, कलर कौन सा होना चाहिए, टेबल होना चाहिए कि नहीं, वहाँ पे मैप शो करना है कि नहीं, इमेज दिखाना है कि नहीं, ये सारी चीजें काय में आएगी, टी में आएगी, मतलब टेम्पलेट में आएगी। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको ही समझाऊं तो एम मतलब डेटाबेस, तो इसके अंदर डेटाबेस वाला बंदा काम करेगा, वी मतलब यूआरएल मैनेजमेंट और टी मतलब टेम्पलेट, मतलब उसमें डिजाइन वाला बंदा काम करेगा। तो ये अलग अलग फाइल बनेगी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, MVT आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब MVT आर्किटेक्चर बोलने का मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ कि कैसा होता है। मान लीजिए इसको मैं ऐसा समझाता हूँ MVT आर्किटेक्चर। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ रेस्टोरेंट का। ठीक है, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ठीक है, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी टेबल पे बैठे हुए हैं, तब आपको पता होगा कि आपके पास में वेटर आता है और वो आपके ऑर्डर ले लेता है, मतलब ऑर्डर लिख लेता है। ठीक है, फिर वो वेटर किचन के पास में जाता है, वहाँ पे जो किचन वाला बंदा है उसको खिड़की में सपोज जो भी है वो ऑर्डर दे देता है। ठीक है, अब किचन वाला बंदा क्या करता है, वो ऑर्डर जो लेता है उसके हिसाब से वो सब्जी बनाएगा, जो भी है रोटी वगैरह वो बनाएगा और ऑर्डर रेडी कर लेता है, बराबर। अब मुझे बताइए ऑर्डर रेडी करने के बाद में आप खुद वो प्लेट उठाने जाते हैं क्या, नहीं, आपके पास में वो वेटर उन चीजों को लेके आता है। अब देखिए यहाँ पे हर किसी का काम यहाँ पे अलग अलग है। तुम आए, तुमने सिर्फ ऑर्डर दिया, वेटर ने वो ऑर्डर लिया, वो खाना बनाने नहीं गया, खाना बनाने वाला अलग बंदा है, उसको आपने वो जो है वो ऑर्डर दे दिया। खाना बनाने वाला सिर्फ ऑर्डर देख रहा है, उसके हिसाब से खाना बना रहा है, किसके लिए बन रहा है उसको उसका कोई लेना देना नहीं है, बराबर। कि भाई किसने ऑर्डर दिया, कौन से टेबल नंबर पे बैठा है, कोई मीनिंग है क्या उसके लिए, नहीं।
खाना बनाने के बाद उसने सिर्फ रेडी करके रख दिया, वेटर आया वो उठा के लेके गया और आपके सामने आपके टेबल पे सर्व कर दिया। मतलब वेटर का काम अलग था, किचन वाले का काम अलग था, और आपका भी काम अलग है। तुम खुद गए क्या वहाँ पे खाना बनाने? नहीं, ठीक है। और तुम्हारा जब खाना खाना हो जाता है तब आपके पास में वेटर बिल लेके आता है और फिर आप पेमेंट करते हो। पेमेंट करने के बाद में जो एडमिन होता है उसको सिर्फ इतना लेना देना है कि बिल की अमाउंट कितनी है और उतनी अमाउंट जमा हुई क्या, बराबर। बाकी इसको किसने सर्व किया या फिर किसने उसको खाना दिया, कितनी रोटियां खाई, कितनी सब्जी खाई, उससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता। क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर किसी का काम अलग अलग है, ठीक है। हर किसी का काम अलग है। वेटर अलग काम कर रहा है, किचन वाला अलग काम कर रहा है, जो एडमिन है वो अलग काम कर रहा है, और जो यूजर है वो अलग काम कर रहा है। करेक्ट है? यूजर को सिर्फ खाना आने से मतलब है, बाकी कोई उसको लेना देना नहीं है। पॉइंट है? ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को ही बोलते हैं एमवीटी। मतलब हर चीज का कोड लिखने के लिए अलग जगह रहेगी, अलग टेक्निक रहेगा, उसको ही बोलते हैं एमवीटी पैटर्न। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको एमवीटी आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि जिसमें मतलब एग्जांपल दिया रेस्टोरेंट का, जिसमें हमें ये समझा कि हर बंदा मतलब हर सेक्शन का काम अलग अलग होता है। सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही है। चलिए इसका आर्किटेक्चर को समझते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए कि कोई यूजर है, वो यूजर किसी वेबसाइट को ओपन कर रहा है और वो पाइथन में बनी हुई वेबसाइट है। अब नॉर्मली यूआरएल टाइप करने के बाद में वेबसाइट तो आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन वो आंखों के सामने लाने के लिए कहाँ से आती है वो फ्लो इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूजर जब कोई भी यूआरएल टाइप करेगा और हिट करेगा, सबसे पहले वो यूआरएल जाएगा जैंगो के पास में, जैंगो आर्किटेक्चर के पास। जैंगो क्या करेगा, उस यूआरएल को कहाँ पे लेके जाएगा, व्यू पे लेके जाएगा, ठीक है। व्यू ये चेक करेगा कि हाँ उसके अंदर अगर डेटाबेस का काम है तो वो मॉडल के अंदर जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप कोई अबाउट अस का पेज ओपन कर रहे हैं तो व्यू क्या करेगा, टेम्पलेट से अबाउट अस का डिजाइन ले लेगा और फिर ये वाला डेटा वापस यूजर को दे देगा। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जनरल आर्किटेक्चर एकदम सिंपल था कि भाई यूआरएल हिट किया, एंटर किया और फटक से आ गया, लेकिन एमवीडी आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है। यूआरएल का काम सिर्फ यूआरएल मैनेज करने का है, मतलब लिंक कितनी है उतने मैनेज होगा। व्यू का काम कितने पेजेस है, कौन सा व्यू दिखाना है वो ही मैनेज होगा। टेम्पलेट में कौन से पेज का डिजाइन क्या है सिर्फ उतना ही रहेगा। और मॉडल में अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब यहाँ पे हर चीज का अलग सेक्शन है और आपको हर पार्ट जो है अलग काम कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होगा, मतलब ये रेस्टोरेंट जैसा एक प्रकार का यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, आपने ऑर्डर दे दी है और वो ऑर्डर इतने प्रोसेस से आपकी आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हर किसी का काम अलग अलग है। हम ये एकदम डिटेल में समझेंगे कि यूआरएल क्या काम करता है, कैसे बनाते हैं, व्यू कैसे बनते हैं, ये सब। मैं फिलहाल आपको सिर्फ एक ओवरलुक बता रहा हूँ कि कौन क्या काम कर सकता है और किसके अंदर कितनी चीजें हैं। दैट्स इट। क्लियर? ठीक। अब आगे यहाँ पे अगर आपको जैंगो में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनाते वक्त दो चीज़ों की जरूरत होने वाली है आपको। एक है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब आपका वेबसाइट, ठीक है। और आपको इतना पता होगा कि वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस बनते हैं, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि अपने मैंने छोटी भी वेबसाइट बोली कि मुझे एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, जैसे कि कोई कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, तो कॉलेज की वेबसाइट में भी पेजेस तो रहेंगे ना। होम पेज रहेगा, अबाउट अस का पेज रहेगा, कॉन्टेक्ट अस का पेज रहेगा, है ना, फीडबैक का पेज रहेगा। तो इसमें इसको समझिए, वेबसाइट का मतलब होता है प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, ओके। और जो वेब पेजेस होती है आपके उनको बोलते हैं ऐप स्ट्रक्चर, ठीक है। बस इतना ही वर्ड ही मीनिंग ध्यान में रखिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक बताया कि भाई इतना, इस बेसिक से हमने क्या पढ़ा। देखिए मैं आपको समरी बताता हूँ, छोटी सी समरी ये है कि हम पाइथन में जैंगो फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। जैंगो फ्रेमवर्क काम में आएगा आपको वेब डेवलपमेंट करने के लिए। वेब डेवलपमेंट में आप दो तरह की वेबसाइट्स बना सकते हो, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। जाहिर सी बात है कि स्टैटिक वेबसाइट होती है और डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट में डेटाबेस नहीं होगा, एकदम सिंपल होगी वो, और डायनेमिक वेबसाइट में डेटाबेस होगा।
लेकिन ये दोनों ही प्रकार की वेबसाइट कहाँ में बन सकती है, पाइथन की जेंगो फ्रेमवर्क में बन सकती है। ठीक है, जेंगो फ्रेमवर्क की इस्तेमाल क्यों किया, इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वही फीचर्स हो जो किसी भी अच्छी कंपनी के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट जब आता है, एम्प्लॉयज चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट चलते ही रहता है। तो इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके अंदर स्कोप हो बहुत बड़ा। ठीक है, और हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल हो। ठीक है, इसीलिए कंपनी ने चूज करे, मतलब मैक्सिमम कंपनी चूज करेगी जेंगो फ्रेमवर्क। जेंगो फ्रेमवर्क जो है वो एमवीटी आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। ठीक है, एमवीटी का मतलब होता है मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मॉडल मतलब डेटाबेस का पार्ट, व्यू कोडिंग का पार्ट, और टी मतलब डिजाइन का पार्ट। ठीक है, इतना ही फिलहाल ध्यान में रखो। ये कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, इसका आर्किटेक्चर हम देखने वाले हैं। ठीक, मतलब ये सारी चीजें बेसिक हो गई। और एमवीटी को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना रेस्टोरेंट। ठीक है, एग्जांपल दिया हमने रेस्टोरेंट, ऐसे ही आप एग्जांपल के लिए बैंक भी ले सकते हैं। बैंक में अलग अलग चेयर पे अलग अलग बंदा बैठा होता है, उसका काम अलग अलग है, बराबर, सेम वैसा ही बेस्ट एग्जांपल उसका रेस्टोरेंट है एमवीटी की, कि हर चीज का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करने वाला बंदा अलग है। जैंगो फ्रेमवर्क में भी आपको कोड लिखना पड़ेगा, तो अभी पहले जैसा नहीं होगा कि कहीं पे भी कोड कहीं पे भी डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। इमेज अगर डालनी है तो उसके लिए जगह अलग है, डेटाबेस का काम करने के लिए फाइल अलग है, सिर्फ कोड लिखना है उसके लिए फाइल अलग है, सिर्फ यूआरएल लिखना है उसके लिए फाइल अलग है। ठीक है, तो ये अभी हम समझेंगे। यहाँ तक मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। चलिए, आई होप आपको ये इतना पार्ट जो है जैंगो का मैंने सिर्फ डेमो दिया, मीन्स बेसिक बताया कि ऐसे ये यूज होता है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।